से जो डबल रोटी, पाव रोटी और बेकरी के आइटम खा लेते हैं, वो अगर आपने 10, 20, 50 ग्राम का खा लिया कोई वस्तु, 10, 20, 50 ग्राम, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो उतनी ही सफाई करने के लिए शरीर को कितनी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ती है। आप ऐसे समझ लीजिए, आपके घर की दीवारें हैं, इनकी घर की दीवारों पर अगर आप कोलतार चिपका दें, कोलतार आप समझते हैं, तार जिससे सड़कें बनती, डामर कहते हैं। तो ये डामर कोलतार जो अगर आप अपने घर की दीवारों पर चिपका दें एक बार, फिर छुड़ा के देख लीजिए कितनी मेहनत और मशक्कत लगती है। ऐसे ही समझिए, सड़े हुए मैदे से बनी हुई वस्तुएं जब पेट में जाती हैं तो वो कोलतार की तरह से, डामर की तरह से जैसे दीवार पर चिपक जाती है, वैसे ही सड़े हुए मैदे की चीजें बड़ी आंख की दीवारों पर चिपक जाती है, वैसे ही होता है। और कितना मुश्किल है उसको खुरच के छुटाना, वैसे ही पेट में बहुत मुश्किल होता है उसको खुरच कर निकालना। साधारण स्थिति में पानी तो उनको नहीं निकाल पाता है, फिर उसके लिए खराब से खराब दवाएं आपको देनी पड़ती है, जुलाब कराना पड़ता है, आपका पेट साफ करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दवाएं देके आपका बड़ी आंत का सफाई करना पड़ता है, कई बार एनिमा देना पड़ता है, कई बार नेचुरोपैथी के सेंटर्स में जाकर आपको पेट की सफाई करानी पड़ती है। ये सब परिस्थिति में आप फंसें और दुख तकलीफ झेलें, उससे बेहतर है कि आप इसको जीवन में याद रखें कि सड़े हुए मैदे की, फर्मेंटेड मैदे की वस्तुएं ना खाएं। इसी के साथ हम जब इडली बनाते हैं तो इडली में भी फर्मेंटेशन होता है। तो आप बोलेंगे क्या इडली भी ना खाएं? इडली आप जरूर खाइए, मैं ये नहीं कहता इडली ना खाएं, लेकिन इडली बनाने का तरीका बदले, उसमें फर्मेंटेशन कम से कम हो ऐसी व्यवस्था करें। फर्मेंटेशन ना हो तब तो बहुत आदर्श है, और अगर फर्मेंटेशन है तो उसको कोशिश करें कि वो ना हो फर्मेंटेशन। देखिए, आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है, आयुर्वेद में समय काल परिस्थिति का बहुत ध्यान रखा जाता है। आप सभी लोग जिस व्यवस्था समय काल परिस्थिति से आए हैं, आप सभी के अपने अपने जन्म स्थान चेन्नई में नहीं है, आप सभी के अपने अपने जन्म स्थान, किसी का राजस्थान में है, किसी का गुजरात में है। राजस्थान और गुजरात का जो वातावरण है वो चेन्नई के वातावरण से बहुत अलग है। चेन्नई जो है समुद्र के किनारे है, हवा में बहुत नमी है। अब जहां हवा में बहुत नमी है, नमी के साथ नमक भी है, आप जानते हैं। हवा में यहां बहुत ज्यादा नमक है, हवा में बहुत ज्यादा नमी है। यहाँ का वातावरण, यहाँ की परिस्थिति, यहाँ की जलवायु बिल्कुल भिन्न है राजस्थान के वातावरण और वहां की जलवायु से। आप जानते हैं कि राजस्थान में हवा चलेगी तो एकदम सूखी होगी, उसमें पानी का अंश मात्र नहीं होगा, सूखी हवा में आप रह रहे हैं। और यहाँ आप ऐसी गीली हवा में हैं जहां वातावरण बिल्कुल विरुद्ध है। तो आपको ध्यान हमेशा ये रखना है कि आप संक्रमण काल में हैं। आपका जन्म स्थान, जहां से आप निकले, आपका डीएनए, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपके शरीर की सारी संरचना, वो तो बनी है राजस्थान की आबो हवा और जलवायु में, और आप रह रहे हैं उसके बिल्कुल विरुद्ध वातावरण। तो आपको तो और ज्यादा सावधानी से अपना जीवन बिताना पड़ेगा। जिनका जन्म चेन्नई में हुआ है और जो यहाँ की आबो हवा में बड़े हुए हैं, जिनका शरीर यहाँ की आबो हवा में बड़ा हुआ है, उनके शरीर की संरचना और आपके शरीर की संरचना में जमीन आसमान का अंतर है। आप चाहें तो अपनी आंखों से देखें। किसी भी चेन्नई में पैदा हुए नागरिक को अपने पास खड़ा करके कहें, पड़ोसी को या शीशे में देखें, क्या क्या अंतर आपको दिखाई देता है। आपकी त्वचा और उसकी त्वचा में जमीन आसमान का फर्क है। आपके नाक नक्श और उसके नाक नक्श में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी गर्दन उसकी गर्दन में जमीन आसमान का फर्क है। हाथ पैर की बनावट उसकी हाथ पैर की बनावट में जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क प्रकृति ने बनाया, आबो हवा के हिसाब से ये बना। तो जब शरीर में भिन्नता है तो भोजन में भी भिन्नता होगी, भोजन में भी भिन्नता होगी। जब शरीर अलग अलग है, शरीर की संरचना अलग अलग है, तो उनके लिए जो भोजन है वो आपके लिए उतना लाभकारी होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है।
उनके लिए बहुत सारी चीजें भोजन में वो उपयोग करेंगे, बहुत उपयोगी होगी, आपके लिए शायद नहीं होगी, आपके लिए वो बहुत उल्टी भी सिद्ध हो सकती है। सामान्य रूप से आयुर्वेद में ये कहा गया है कि भोजन बनाते समय, भोजन पकाते समय हमारे वातावरण का, पर्यावरण का, तापमान का, आबोहवा का, सूर्य के प्रकाश का, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। तो हम एक दूसरे तरह की आबोहवा में से पैदा हुए लोग हैं और यहां आके रह रहे हैं, यहां दूसरे तरह की आबोहवा है। इसलिए आप कभी भी ऐसी कोई नकल करने की कोशिश ना करें कि जैसा वो खाते हैं वैसा हम भी खा लेंगे, वो इडली खा रहे हैं तो हम भी खा लेंगे, वो इस तरह से रसम पी रहे हैं, इमली की चटनी खा रहे हैं, वो हम भी खा लेंगे। उनके लिए इमली की चटनी बहुत अनुकूल हो सकती है और आपके लिए तो प्राणघातक हो सकती है। आपके लिए वही इमली की चटनी प्राणघातक हो सकती है जो उनके लिए दवा जैसी है। जो इडली वो खा रहे हैं वो शायद उनके लिए बहुत अनुकूल हो सकती है, लेकिन आपके लिए तो वो तकलीफ का कारण बन सकती है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, विरुद्ध आहार की चर्चा चल रही है, कि आप अपने आहार को अपने हिसाब से तैयार करें। मतलब आप सीधी सी बात है, राजस्थान के किसी भी घर में, इसको ध्यान से सुनिएगा, जो 100 साल, 200 साल, 300 साल से चल के आया है, ऐसा घर जो संयुक्त परिवार वाला है, पूछ लीजिए किसी को, इडली बनती थी क्या 50 साल पहले? नहीं बनी। 100 साल पहले बनती थी? नहीं बनी। 200 साल पहले बनती थी? नहीं बनी। क्यों नहीं बनती थी? चावल तो उनके यहां भी है, चावल यहां भी है, इडली वो नहीं बनाते और यहां वाले बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो जो सूखी हवा है जहां वो रहते हैं, तापमान बहुत तेज है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और सूखी हवा में चावल को सड़ाकर खाना प्राणघातक हो सकता है। आप जानते हैं क्यों? सूखी हवा में शरीर में पानी कम होता है। आप जानते हैं, सूखी हवा है ना, गर्म हवा पानी को सोखती है। जब वातावरण की हवा में पानी नहीं है तो शरीर में भी पानी कम होगा। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी ऐसी चीजें खाएं जिनसे हमारा पानी और कम ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहां तो चावल आप सूखा खाना तो अच्छा है, चावल सूखा माने चावल को बनाया, फिर उसमें बघार लगाया, बघार लगाने से उसकी कुछ वाष्प निकल गई, पानी कम हो गया, वो चावल आप खाएंगे तो बहुत अच्छा पड़ेगा आपको। लेकिन यहां की तरह से उसको फर्मेंट करके, सड़ा के 1 दिन 2 दिन फिर बनाएंगे तो वो तकलीफ कर देगा। इसलिए भारत के हर क्षेत्र में वहां की आबोहवा के हिसाब से भोजन तैयार होता है। राजस्थान के लोगों के लिए लापसी बहुत अनुकूल है। आप लापसी खाएंगे तो आपके लिए अमृत के जैसा है, और किसी तमिलनाडु के भाई को खिला के देख लीजिए, उसकी क्या तकलीफ होगी। लापसी खिला के देख लीजिए। आप लापसी खाते हैं ना, खूब सारा घी डालकर, किसी चेन्नई वाले भाई को खिला के देख लीजिए, कल को दूसरे दिन शिकायत करता मिलेगा आपको, क्या खिला दिया आप कहेंगे जी हमने तो हमारी सबसे अच्छी चीज आपको खिलाई, और वो आपको गाली ही देता मिलेगा कि मुझे क्या खिला दिया। महत्व की बात जो समझने की है वो आबोहवा, वातावरण, पर्यावरण। मैं अब जो महत्व की बात पे आ रहा हूं, जो आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, वो ये कि जैसे लोग होते हैं, जैसा वातावरण होता है, जैसा पर्यावरण होता है, वैसा ही भोजन होना चाहिए। भोजन की अनुकूलता हमारे अपने शरीर की संरचना, हमारी आबोहवा, हमारे वातावरण पर निर्भर है। माने एक सीधी सी बात है कि भोजन लोकल होना चाहिए, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, लोकल। तो आप अपने स्थानीय आबोहवा, स्थानीय व्यवस्था को ध्यान में रखकर अपने भोजन की तैयारी करें। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कम से कम जो राजस्थानी लोग यहाँ रहते हैं, गुजराती लोग यहाँ रहते हैं, उत्तर भारतीय लोग यहाँ रहते हैं, बिहार बंगाल के लोग यहाँ रहते हैं, वो कोशिश करें
कि इडली जैसी चीजें कम से कम खाएं, ना खाएं तो बहुत ही अच्छा, वो तो आदर्श है, लेकिन कोशिश करें कम से कम खाएं। और जो खाएं तो वो खुद पकाएं, और खुद पकाते समय ध्यान में ये रखें कि जितनी देर इडली को बनाने के लिए जो सड़ाया जाता है चावल का आटा, वो आप ना करें। तो आप कहेंगे जी इडली अच्छी नहीं बनेगी। अब आपको अच्छी देखनी है अपने शरीर की अनुकूलता से, टेस्ट के हिसाब से नहीं। अगर आप स्वाद के हिसाब से उसका अच्छा और बुरा देखेंगे तो फंस जाएंगे। आपको अपने शरीर की अनुकूलता के हिसाब से देखना है। आप ऐसी वस्तुएं नहीं खा सकते जो ज्यादा देर सड़ रही है, पानी में या किसी भी वस्तु। धर्म के हिसाब से तो जीव हिंसा हो ही रही है, उसका व्याख्यान तो साध्वी जी भगवान के मुंह से आप सुनिए। मैं तो आपको आपके शरीर की अनुकूलता के हिसाब से और चिकित्सा स्वास्थ्य के हिसाब से बात कर रहा हूं। हम सूखे इलाके के लोग हैं, सीधी सी बात ध्यान रखिए। जहां पर हवा सूखी है, गर्मी बहुत है, हवा में नमी बहुत है, हमारी हवा में नमक नहीं होता है, ये सब हम जानते हैं हमारे गांव के बारे में, हमारे देश के बारे में। तो हमारा भोजन उसी हिसाब से बनना चाहिए, तो कोशिश नहीं करिए। तो फिर आप बोलेंगे हम जितने दिन चेन्नई में हैं उतने दिन क्या करें? उतने दिन थोड़े मिक्स बनना पड़ेगा, आपको मिक्सिंग करनी पड़ेगी। राजस्थान में जाके तो शुद्ध राजस्थानी भोजन ही कर सकते हैं, लेकिन चेन्नई में बैठकर राजस्थानी भोजन में थोड़ा परिवर्तन करें चेन्नई की आबोहवा के हिसाब से। अब चेन्नई की आबोहवा के हिसाब से क्या क्या परिवर्तन आपको करना पड़ेगा? देखिए, चेन्नई की हवा में मैंने आपसे बार बार कहा नमी है, पानी बहुत है, तो आप अपने भोजन में पानी कम इस्तेमाल करिए, कम पानी का भोजन इस्तेमाल करिए। चेन्नई की हवा में बहुत ज्यादा नमक है, इसलिए अपने भोजन में कम नमक इस्तेमाल करिए। नमक ज्यादा मत रखिए, क्योंकि हवा में ही बहुत ज्यादा नमक है। और आप जानते हैं हवा का नमक आपके शरीर में अवशोषित होता है। जो भी नमक वाली हवा चलेगी, आपके शरीर के किसी भी खुले हुए हिस्से पर वो हवा पड़ेगी, त्वचा उसमें से पानी को खींचेगी हवा में से, और नमक भी खींचेगी। इसका मतलब आपकी त्वचा के रास्ते आपके शरीर में नमक जाने की थोड़ी व्यवस्था तो है ही। तो भोजन में नमक हमेशा कम रखें, कम नमक का भोजन, ज्यादा नमकीन भोजन आप ना करें, क्योंकि ऑलरेडी हवा में नमक है। तो ऐसी छोटी छोटी कुछ बातें याद रखें। और एक बात याद रखें कि राजस्थान की हवा या गुजरात की या उत्तर भारत की हवा में नमी नहीं होने के कारण पानी वहां का हवा की ही मदद से बहुत सारा शुद्ध होता रहता है, लेकिन यहाँ हवा में ही बहुत पानी है, इसलिए पीने वाला पानी कभी भी चेन्नई में इस्तेमाल करेंगे तो बिना गर्म किए संभव नहीं है वो पीने लायक हो। राजस्थान में तो एक बार तो आप सादा पानी भी पी सकते हैं, जो हैंड पाइप से निकल रहा है ना, या नल से सीधे आ रहा है, वो एक बार सीधे भी पी के काम चला सकते हैं। लेकिन चेन्नई में तो उबालना ही पड़ेगा पानी को शुद्ध करने के लिए। यहाँ की विशेषता है, राजस्थान की अपनी विशेषता, यहाँ की अपनी विशेषता। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें तो आपके जीवन में ये विरुद्ध आहार की संकल्पना और ज्यादा स्पष्ट हो। आप कुछ चीजों से बचें, हर उस वस्तु से बचें जिसमें फर्मेंटेशन हो गया, वो बेकरी की हो या हमारे घर में बनाई हो। डबल रोटी, पाव रोटी, बिस्किट, बेकरी के आइटम वगैरह वगैरह, और हमारे घर में बनाया हुआ इडली। इडली आप ऐसी कोशिश करें बनाने की जिसमें ज्यादा फर्मेंटेशन ना करना पड़े। मैं तो बोलता हूं ना ही करें तो अच्छा है, लेकिन करना पड़े तो फर्मेंटेशन कम से कम हो। फर्मेंटेशन की जो अवधि है, जो समय है, वो कम से कम। चेन्नई वाले जैसे फर्मेंटेशन करते हैं, रात भर उसको सड़ाते रहते हैं, या कई बार तो डेढ़ दो दिन तक सड़ाते रहते हैं, वैसे आप में कर लगते हैं, नहीं तो फिर समस्या में फंसे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें अपने जीवन। और एक दो वस्तुओं का ध्यान रखें जो अभक्ष हो जाती हैं अपने जीवन में। विरुद्ध वस्तुओं में ही ये आता है कि कोई वस्तु आग पर जो तैयार होगी, सभी वस्तुएं आग से ही तैयार होती है, अग्नि पर ही तैयार होती है। तो अष्टांग हृदय का सूत्र बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि किसी भी वस्तु को आग लगने की जो दिशा है, या आग से उसको गर्मी मिलने की जो दिशा है, वो एक ही होनी चाहिए।
एक ही होनी चाहिए। मतलब वस्तु हमने चूल्हे पे रखी है, गैस के चूल्हे पे रखी है, तो अग्नि उसके नीचे से लग रही है, तो एक ही दिशा है। ठीक है। भोजन को पकाते समय, भोजन को बनाते समय वस्तु को अग्नि एक ही दिशा से मिलनी चाहिए। बाकी सभी दिशाओं से सूर्य का ताप मिलना चाहिए, सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए। बाकी सब दिशाओं से, इधर से, ऊपर से तो सूर्य का ताप और सूर्य का प्रकाश, नीचे से अग्नि का ताप, ये है सूर्य। अब इसमें जरा देखिए कि अगर बाकी सब दिशाओं से सूर्य का ताप मिलना चाहिए, नीचे से अग्नि का ताप मिलना चाहिए, ऐसी स्थिति बताई गई है भोजन बनाने के लिए, तो अब आप जरा कल्पना करिए माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन एक ऐसी वस्तु है जिसमें नीचे से कोई अग्नि नहीं मिलती वस्तु को गर्म करने के लिए। उसके चारों तरफ से अग्नि मिल रही है, ऊपर से मिल रही है, नीचे से कुछ नहीं मिल रही, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन जो मशीन डिजाइन की गई है, इसमें नीचे से अग्नि की व्यवस्था नहीं। अब हमारा शास्त्र क्या कहता है? अष्टांग हृदय शास्त्र कहता है कि भोजन को बनाते समय अग्नि नीचे से मिले और चारों तरफ से सूर्य का प्रकाश मिले। यहां पर माइक्रोवेव ओवन क्या व्यवस्था किए हुए है कि भोजन को बनाते समय नीचे से तो अग्नि मिल नहीं रही है, चारों तरफ से गर्मी मिल रही है, वो भी सूर्य प्रकाश की नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट की। अब सूर्य प्रकाश की गर्मी और इलेक्ट्रिक करंट की गर्मी में जमीन आसमान का इलेक्ट्रिक करंट से आप जो गर्मी लेंगे उसमें सिर्फ गर्मी मिलेगी, लेकिन सूर्य प्रकाश से जो गर्मी आएगी उसमें गर्मी तो होगी ही, उसके साथ बहुत कुछ होगा। सबसे महत्व की बात विटामिन डी, जो आपके शरीर को टिकाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है। विटामिन डी के बारे में आप सब जानते हैं, ये सूर्य के प्रकाश से ही मिल पाता है, इसकी कोई गोली आज तक नहीं बन पाई। विज्ञान और तकनीकी के जो महारथी हैं सारी दुनिया में, वो 50 साल ये कोशिश करके थक गए कि विटामिन डी की कोई गोली बना ली जाए। जैसे विटामिन सी की बनी है, विटामिन ए की भी गोली बनी है, विटामिन बी की भी बनी है, विटामिन के की भी गोली बनी है। ऐसे वो 50 साल से मारामारी कर रहे हैं, विटामिन डी की भी गोली बना ली जाए, सफल नहीं हो रहे, और अगले 100 साल भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि कुछ चीजें हैं वो प्रकृति के ही हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। तो सूर्य की धूप और सूर्य का ताप विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो हमारे शरीर पर सूर्य की धूप बने गिरे तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, वैसे ही भोजन पर सूर्य की धूप गिरे या ताप गिरे तो उसके लिए भी यही व्यवस्था है। तो अब अगर हम चूल्हे पर कोई वस्तु रख के पकाते हैं और उसके चारों तरफ से खुला हुआ वातावरण होने के कारण सूर्य की गर्मी और ताप उस पर पड़ता है, तो उसके पकने की जो क्वालिटी है वो माइक्रोवेव ओवन में पके हुए से ज्यादा बेहतर है। और माइक्रोवेव ओवन तो रेडिएशन के सिद्धांत पे काम करने वाली मशीन है, और आप जानते हैं कि रेडिएशन के आधार पर चलने वाली हर मशीन भयंकर खतरा है शरीर के स्वास्थ्य में। इसलिए माइक्रोवेव ओवन आपके लिए विरुद्ध आहार तैयार करने वाली मशीन है, उसको छोड़ें। आप बोलेंगे ले आए हैं तो कोने में रख दें, क्या करना, बहुत सारा कचरा खरीद लाते हैं घर में। हम तो ज्यादा चीजें घर में खरीदते हैं ना वो पड़ोसी की देख के, जो उसके घर में आ गया तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर में आ गया तो हमारे घर में आना चाहिए। ये आपके काम की चीज नहीं है। अगर ले आए हैं तो रसोई से तो बाहर निकाल दीजिए, लगे तो कबाड़ी के हाथ वापस भेज दीजिए। 10, 20, 50 रुपए मिल जाए तो उससे गाय का घी खरीद लीजिए। तो 10, 20, 50 रुपए का घी गाय का माइक्रोवेव ओवन जो आया होगा 2-4 हजार का, उससे आपको वायरल इन्फेक्शन से तो फ्री कर ही देगा, वो माइक्रोवेव ओवन नहीं कर पाएगा।
नहीं लाया है माइक्रोवेव ओवन तो हाथ जोड़ता हूं, लाना मत करो। कुछ ऐसी अच्छी चीज नहीं। यूरोप वालों ने ये माइक्रोवेव ओवन बनाया क्योंकि उनकी कुछ समस्या है, आप ध्यान से उसको समझिए। यूरोप के देशों में साल में 6 महीने सूरज का प्रकाश नहीं मिलता, साल में 6 अंधकार रहता है, सूरज का प्रकाश नहीं, साल में 6 महीने। जरा सोचिए, हमारे यहाँ एक दिन सूरज का प्रकाश ना मिले तो क्या हाल हो जाता है, वहां साल में 6 महीने सूरज नहीं निकलता। और तापमान जो होता है वो 0 से नीचे 30 डिग्री, 40 डिग्री, -40, -30, इतना नीचा तापमान, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ। तो जब बहुत बर्फ हो, बहुत ठंड हो चारों तरफ, तो हर चीज को पकाने के लिए अतिरिक्त गर्मी की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने मजबूरी में माइक्रोवेव ओवन लाया। वो उनकी अपनी मजबूरी का खेल है। आप ये समझेंगे कि बहुत सियाने लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं, नहीं, मजबूर हैं। बेचारे इतने गरीब हैं कि साल में 6 महीने सूरज ही नहीं मिलता उनको देखने, जो हमें रोज फोकट में मिलता है। साल भर मिलता है, 365 दिन मिलता है हमको सूरज का प्रकाश और सूरज का दर्शन, सब कुछ फोकट में है। वो इतने गरीब है कि 6 महीने होता ही नहीं है। और यूरोप में कुछ देश तो ऐसे हैं जैसे ग्रीनलैंड है, वहां तो 8 महीने सूरज नहीं, साल 8 महीने। आप कभी उत्तर भारत में जाइए, राजस्थान में चूरू जाइए या बीकानेर जाइए, तब जनवरी के महीने में चले जाइए तो क्या होगा हाल, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जनवरी में चूरू में कई बार 0 डिग्री हो जाता है। वहां जो हाल होता है लोगों का वो 10-12 दिन के लिए ही होता है, ज्यादा दिन नहीं। ऐसा हाल यूरोप वालों का 8 महीने रहता है। मैं चूरू बहुत बार गया हूं, चूरू गया हूं, बीकानेर गया हूं, और उन दिनों में गया हूं जहां जब 0 डिग्री है तो वहां के लोगों से पूछता हूं, मैं भी परेशान होता हूं, वो भी परेशान होते। वो कहते साहब साल में 15 दिन तो ऐसे काटने ही पड़ते हैं जो तकलीफ वाले हैं। अब वो 15 दिन भारी पड़ते हैं उनको, और यूरोप वालों को तो 8 महीने ऐसे ही काटते हैं। तो उनकी समस्या है और बड़ी समस्या है। उस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने एक मशीन बनाई जो अतिरिक्त गर्मी पैदा कर सके। उस मशीन को वो माइक्रोवेव ओवन कहने लगे और उसमें अपनी चीजों को गर्म करने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे। हमको उसकी जरूरत नहीं है, उनकी मजबूरी है, इसलिए उनको जरूरत है। ध्यान रखिए, हर आविष्कार किसी न किसी मजबूरी से पैदा होता है। ये जो हम कह रहे हैं ना, एक कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसको थोड़ा करेक्ट करके कहना चाहिए, मजबूरी आविष्कार की जननी है। हाँ, मजबूरी है। जैसे मैंने बताया ना, टॉयलेट पॉट उन्होंने जो कमोड स्टाइल का बनाया वो उनकी मजबूरी है। 1-1.5 घंटे उनको टॉयलेट पॉट में बैठना पड़ेगा। रोज 1-1.5 घंटे अगर बैठना पड़े तो उकड़ू बैठ के तो कर नहीं सकते, तो उनको कुछ कुर्सी बनानी पड़ेगी, उसमें बैठ के आराम से करना। तो मजबूरियों में से उन्होंने चीजें बनाई हैं। अब हम मूर्खों की तरह से बिना अकल लगाए उनकी नकल करेंगे तो ये क्या कहेंगे। इसलिए माइक्रोवेव ओवन है, ये थोड़ा निकालिए अपने घर से। और एक तीसरी चीज पर बात करना चाहता हूं, वो है रेफ्रिजरेटर। ये विरोधी वस्तुओं में सबसे बड़ा या विरोधी अंत के लिए सबसे खराब। रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत क्या है? रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत एक मोटी सी बात यह है कि आपके घर के किसी एक हिस्से को वातावरण से काटकर आर्टिफिशियल टेम्परेचर में मेंटेन किया जाए। आपके घर का बहुत बड़ा कमरा, मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट का, 200 स्क्वायर फीट का, उसका एक छोटा सा हिस्सा, कमरे का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है 10 स्क्वायर फीट का या 5 स्क्वायर फीट का, ऐसा बनाया जाए जो रूम टेम्परेचर से अलग हो। तो रूम टेम्परेचर 35 डिग्री है, तो इस हिस्से में हो जाए 15 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 60 डिग्री। ये है फ्रिज। मोटी बात तो समझाना चाहता हूं कोई, बाकी माइक्रो चीजें तो विज्ञान की।
अब आपने ये क्यों बना लिया जी? अपने घर का एक बड़ा हिस्सा, उसको काट कर एक छोटा हिस्सा जिसका तापमान बहुत कम। क्यों? ठंडी चीजें आपको अनुकूल नहीं। आपका शरीर गर्म है, आपका पेट गर्म है, आपका खून गर्म है, आपका दिमाग गर्म है। जब सब कुछ गर्म है तो इसको ठंडा क्यों बनाना? यूरोप में तो समस्या है, वहां कुछ भी गर्म ही नहीं है, और वहां तो ठंडा इतना है कि -30, ध्यान रखिए, -40। तो -30 डिग्री, -40 डिग्री, वहां तो बहुत ठंडा हुआ। उससे कम ठंडा वो फ्रीज करेगा 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री या 0 डिग्री। वातावरण तो वहां -30 का है, -40 का है। उससे कुछ कम ठंडा या माने उससे ज्यादा गर्म क्या होगा? 3 डिग्री, 4 डिग्री, यही होगा ना। या 0 डिग्री, -30 से ज्यादा गर्म होगा 0 डिग्री, उससे ज्यादा गर्म होगा 4 डिग्री, उससे ज्यादा गर्म होगा 8 डिग्री, उससे ज्यादा गर्म होगा 10 डिग्री, यही होगा ना। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम। तो वहां तो -30, -40 है, इसलिए गर्म करने के लिए वो फ्रिज लगा रहे हैं। आपके यहां तो +30 है, तापमान ही 30 डिग्री है, 35 डिग्री, 40 डिग्री। आप ये क्यों मूर्खाई कर रहे हैं? और अगर ये मूर्खता आप करेंगे तो होने वाला क्या है? आपके शरीर का तापमान है 37 डिग्री, फ्रिज में रखी हुई हर वस्तु का तापमान है 8, 9, 10 डिग्री या कभी कभी 4, 5, 6 डिग्री। तो आपके लिए तो वो बहुत ठंडी है, और ये ठंडी चीजें आप गर्म शरीर में डालेंगे तो झगड़ा होगा। या तो वो वस्तु आपके शरीर को ठंडा करेगी, नहीं तो शरीर को वो वस्तु गर्म करनी पड़ेगी। मान लीजिए फ्रिज की वस्तुओं ने आपके शरीर को ठंडा कर दिया, तो जय राम जी, क्योंकि शरीर ठंडा होते ही सब खत्म। और मैंने शायद दूसरे दिन या पहले दिन बताया था कि शरीर ठंडा होते ही घर से बाहर निकाल देंगे आपको। आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, आपकी भाभी जो लिपट लिपट के रोते हैं आपसे, शरीर के ठंडा होते कहेंगे लेके जाओ भाई, लेके जाओ, हटाओ, इसको कहाँ रखा है, जल्दी अंतिम संस्कार करके आओ। पंडित भी बोलेगा भाई देर क्यों कर रहे हो, चलो। 1 मिनट बर्दाश्त नहीं है ठंडा होते ही शरीर, किसी को बर्दाश्त करें। तो ये फ्रिज की चीजें खा खा के आप क्यों जाना चाहते हैं उस स्थिति में? क्यों ठंडा बनाना चाहते? इसको हटाइए। फिर बहुत सारे लोगों का ये तर्क है कि फ्रिज में चीजें अच्छी लगती। ये किसने कहा आपसे फ्रिज में चीजें अच्छी लगती? कोई विज्ञान आज तक इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया कि फ्रिज में चीजें अच्छी रहती हैं। कोई विज्ञान नहीं कर पाया। फ्रिज का विज्ञान भी ये सिद्ध नहीं कर पाया कि फ्रिज में चीजें अच्छी रहती। फ्रिज बनाने वाले जो लोग हैं, जो कंपनियां हैं, ऐसी एक नहीं 20 कंपनी वालों से मैंने कहा कि आप इस बात को सिद्ध करके दिखा दीजिए कि फ्रिज में रखी हुई सब्जी और बाजार से लाई हुई ताजा सब्जी फ्रिज की ज्यादा अच्छी है, बाजार वाली ज्यादा अच्छी है। वो कहते हैं खेत में से जो ताजा टूट के आई है वो तो बहुत ही अच्छी है, फ्रिज की तो उतनी अच्छी हो नहीं सकती। अब यूरोप वालों ने ये फ्रिज क्यों बनाया? फिर वही बात समझाता हूं। एक ही बात को मैं दोहरा रहा हूं, अलग अलग उदाहरण देखिए। यूरोप में ठंड बहुत है, अमेरिका, कनाडा में ठंड बहुत है। ज्यादा ठंड जिन देशों में होती है वहां खेत में सब्जी पैदा नहीं हो सकती। आप सोचो, साल में 8 महीने बर्फ पड़ती हो तो बर्फ कहां कहां पड़ेगी? खेतों में भी बर्फ पड़ेगी, घर में भी बर्फ होगी, सड़क में भी बर्फ होगी। अब खेतों में बर्फ की परत जमी हुई है, वहां तो घास पैदा नहीं होगी, सब्जी तो छोड़ दो। अब वहां घास भी पैदा नहीं हो सकती तो सब्जी तो होने वाली नहीं। अब सब्जी होती तो है नहीं, खानी है उनको, तो वो उनसे मांगते हैं जिनके यहां होती है। हमारे यहाँ होती है, भारत में होती है, पाकिस्तान में होती है, श्रीलंका में होती है, इंडोनेशिया में होती है, मलेशिया में होती है, अफ्रीका के देशों में 55 देश हैं अफ्रीका में, वहां सब्जियां होती हैं। तो एशिया अफ्रीका के जो देश गर्म है, सब्जियां वहीं होती हैं। तो हमसे यूरोप वाले मांगते हैं कि दे दो भाई, तो हम उन्हें दे देते हैं, क्योंकि गरीब है ना वो, इसलिए दे देते हैं। थोड़ा हम तो देने वाले ही हैं।
वो हमसे मांग लेते, हम उनको दे देते, चलो भाई तुम्हारे पास कुछ और नहीं है खाना